નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંટી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આજે આપણે જે વિષય વાત કરવાના છે તો આપણે પાછલા એપિસોડની અંદર જે વાત કરી હતી એ હતી કે જે કોસ્ટ વધી રહી છે પ્રોપર્ટીની એનું કારણ મુખ્યત્વે એ છે કે રો મટીરિયલની કોસ્ટ વધી રહી છે અને બાંધકામ ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જેને કારણે પ્રોપર્ટીની કિંમતોમાં પણ વધારો આવી રહ્યો છે। તો આગળ વધીશું આ ચર્ચાની અંદર, કારણ કે પ્રોપર્ટીની કિંમતોને વધારનારા બીજા પણ ઘણા બધા પરિબળો એવા કામ કરી રહ્યા છે કે જેને કારણે પ્રોપર્ટીની કિંમતો આપણને વધતી દેખાઈ રહી છે। જેમ કે રેડી રેકનર રેટ અહીંયા આગળથી આપણે વધારવામાં આવતો જોઈ રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્ર માટે સરેરાશ 5% જેટલો રેડી રેકનર રેટ વધારવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત પણ અમુક કોસ્ટ એવી છે જે તમે ઘર ખરીદી કરો છો ત્યારે તમને એડિશનલી લાગતી હોય છે અને ડેવલપર્સને પણ જે રો મટીરિયલ છે એની કિંમતો વધી છે। આ ઉપરાંત ઘણી સમસ્યાઓ છે। આ તમામ અંગે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે લિજેન્ડ સિરોયાના ફાઉન્ડર અને નરેટકો નેક્સ્ટ જેનના પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ રિષભ સિરોયા, સ્ટેલિયન્સના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ પ્રતીક જૈન અને ગુરુકૃપા ગ્રુપના वाइस प्रेसिडेंट सेल्स અને मार्केटिंग विजय शेरकेवर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। ऋषभ जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रेडी रेकनर बढ़ाया गया है, औसतन 5% बढ़ाया गया है और अगर हम एरिया वाइज देखें तो वो अलग अलग है, मगर औसतन 5% यहाँ पे रेडी रेकनर रेट बढ़ाया गया है। तो इसकी किस तरीके से इम्पैक्ट आती हुई आप देख रहे हैं? पहले तो नमस्कार झरना जी एंड सारे दर्शकों को, आपके सीएनबीसी टीवी की सारे दर्शकों को। तो रेडी रेकनर आप देखेंगे तो मोस्टली कैलकुलेट करते हैं रेडी रेकनर से हमारी स्टैम्प ड्यूटी, जो कि आज की तारीख में 6% हो चुकी है। पहले जो 5% थी 1 अप्रैल से उनको 6% कर चुके हैं। ऑलरेडी एक 20% का बढ़ाव ऑलरेडी आपको दिखेगा उसके अंदर। प्लस आपने बोला है कि 5% कैलकुलेशन फी बढ़ गई है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब कि होम बायर को आखिरकार सारा का सारा एक्सपेंस उनके तरफ से बढ़ेगा, या तो वो होम बायर की तरफ से बढ़े या डेवलपर अपने पास से मुझको चुकाए। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो घर का प्राइस या तो डेवलपर की तरफ से आपको वो डिस्काउंट मिले, या तो फिर घर खरीदने वाले जो दर्शक हैं आपके और हमारे जो कस्टमर हैं उनको भरना पड़ेगा वो प्राइस। એ તો અહીંયા આગળથી આપણે જે સમજી રહ્યા છે કે જે રીતે આ રેડી રેકનરનો રેટ વધે છે તો કઈ રીતે એક ગ્રાહક માટે અહીંયા આગળથી કોસ્ટ વધતી દેખાઈ રહી છે। આપણી સાથે સ્ટેલિયન્સના સીઈઓ પ્રતીક જૈન પણ જોડાયેલા છે। प्रतीक जी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? रेडी रेकनर रेट बढ़ने से आप क्या इम्पैक्ट आती हुई देख रहे हैं? जी देखिए, जैसा मैं समझता हूँ इस चीज को, रेडी रेकनर रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद कस्टमर को नहीं होता है, क्योंकि रेडी रेकनर रेट का फर्क तब पड़ता है जब आपका मार्केट रेट सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो मुंबई में इसके लेके बहुत कम जगह है जहाँ पे इसके ऊपर इतना प्रॉब्लम आता है। बट रेडी रेकनर से मेन चीज क्या हो जाती है कि आपका कॉस्ट शायद बढ़ जाए, क्योंकि व्हेन द डेवलपर इज बाइंग द लैंड उस टाइम पे उसको थोड़ा उस चीज की वजह से फर्क पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स कॉस्ट बढ़ सकता है। बट डायरेक्टली अगर आप मुझसे पूछे तो कस्टमर को इतना इम्पैक्ट नहीं होता है रेडी रेकनर रेट का बढ़ने से। ઓકે, તો રેડી રેકનર રેટની ઇમ્પેક્ટ શું આવે છે અહીંયા આગળથી આપણે ખાસ સમજવાનું રહેશે। આપણી સાથે વિજયજી પણ જોડાયેલા છે ગુરુકૃપા ગ્રુપના। विजय जी, आपकी क्या राय बन रही है? रेडी रेकनर रेट से किसे इम्पैक्ट आएगा, ग्राहकों को, डेवलपर को? किस तरीके से आपकी राय बन रही है? जी, इसमें देखिए 2 नजरिए हैं। अगर आप जानना चाहें तो एमएमआर रीजन में जितना भी मुंबई में जो भी प्रॉपर्टी बिकती है, हमारी जानकारी के हिसाब से सब सेलिंग रेट जो है वो प्रॉपर्टी जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा ही है। तो जो रेडी रेकनर का रेट है उससे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कैलकुलेट होती है, जो ड्यूटी गवर्नमेंट के पास भरी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एमएमआर रीजन में इस बात का कोई फर्क पड़ने वाला है। वेरेज कंपाउंडिंग अगर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है उसमें एफएसआई प्रीमियम वगैरह ये सारी चीजें भी रेडी रेकनर रेट के द्वारा ही कैलकुलेट की जाती हैं। सो इन अ लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट होगा, बट वो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ही होगा। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी और महंगी हो जाएगी, या वो बिल्डर अपने तक रखता है उस कॉस्ट को या फिर वो पास ऑन करता है बायर्स को, उसके ऊपर देखा जाएगा करके।
तो सेलिंग प्राइस को लेके तो कोई इम्पैक्ट में आज फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। આ ઉપરાંત આપણે તાજેતરમાં જ ક્રેડિટ પોલિસી પણ આવતા જોઈ છે અને ક્રેડિટ પોલિસીની અંદર વ્યાજ દરની અંદર કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, તો એની પણ ઇમ્પેક્ટ આપણે અહીંયા આગળથી સમજી લઈએ। ऋषभ जी, आपसे पहले जानना चाहूंगी कि इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे रियल एस्टेट के लिए? जैना जी, रिगार्डिंग द रेपो रेट, ये जब आज आपका चेंज नहीं होता है, ये होम बायर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि इसके वजह से आपका होम लोन रेट चेंज नहीं होता है। इसके वजह से अगर आपका होम लोन रेट चेंज नहीं होता है, इससे दो चीज का फायदा होता है। एक तो आपकी ईएमआई कम आती है, और दूसरा, अगर आपको कोई बड़ा घर लेना है उसी ईएमआई में, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो ये होम लोन रेट जो चेंज नहीं हुआ है, ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે સમજી રહ્યા છે કે જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી આરબીઆઈનો રેપો રેટ નથી ચેન્જ થતો જોયો, તો હોમ બાયર્સને આનો ફાયદો થઈ શકે છે। प्रतीक जी, आपकी क्या राय बन रही है, कितना फायदा होता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, और इससे अगर सेल्स के मामले में या सेंटिमेंट के मामले में देखें तो कितना फर्क हम देख सकते हैं? सो जैसा कि ऋषभ जी ने कहा, आई थिंक आई वुड से इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज टुडे कि लोन रेट्स चेंज नहीं हुए, रेपो रेट्स नहीं चेंज हुए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम अफोर्डेबल सेक्टर की बात करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि एक कस्टमर 90 to 95% भी लोन लेता है, राइट। एंड अगर उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्राइस बढ़ा है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा है। ये सारी चीजों का इम्पैक्ट उसको इतना नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लोन रेट एट दी एंड कम है। सी, कस्टमर को जो फर्क पड़ता है वो ये है कि मेरा महीने का ईएमआई कितना जाएगा, राइट। इफ योर लोन रेट इज लोअर, तो आपका महीने का ईएमआई कंट्रोल्ड रहता है, बिकॉज ऑफ विच योर परचेजिंग पावर इंक्रीज। तो अगर आप मुझसे पूछे पिछले 2 साल में जिस हिसाब से लोन रेट रहा है, इफ यू नोटिस, इट्स बिन द लोएस्ट आई थिंक इन द हिस्ट्री। सो इस लोन रेट की वजह से ही रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री इस हिसाब से पिकअप हुई है, and the kind of we are seeing the sales to go up from here, it's only because कि loan rates controlled है। मैं तो चाहूंगा कि इससे भी और नीचे जाने चाहिए, but I'm sure there are challenges behind that, so yeah, it's a great thing to have loan rates. ઓકે, તો ગ્રાહકો માટે અત્યારે વ્યાજ દરની અંદર હોમ લોન પરના વ્યાજ દરની ઉપર કોઈ વધારો નથી થયો, આરબીઆઈ દ્વારા રેપો રેટની અંદર વધારો કરવામાં નથી આવ્યો, એ એક સારું પગલું બની રહ્યું છે ગ્રાહકો માટે, यहाँ मत बनी રહ્યું છે। विजय जी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? आपके पास जो ग्राहक आते हैं, प्रोजेक्ट विजिट करते हैं, क्या सभी ग्राहक इसके प्रति इतने जागरूक होते हैं? किस तरीके से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? जैसा अब प्रतीक जी ने कहा अभी इमीडिएटली कि प्रेजेंट सिचुएशन रेपो रेट की वजह से बहुत अच्छी है, सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, जो देख सकते हैं अपनी। मैं भी नहीं जानता कि इससे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी हुआ है, तो ये तो ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान जो घर लेता है, मैक्सिमम लोग लोन लेके ही घर ले पाते हैं यहाँ पर मुंबई में। सो 95% 85% लोन लेते हैं, तो अगर उसकी ईएमआई कम हो तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो पहले समझिए कि कुछ 70 लाख का घर ले सकता था, वो 80 लाख का ले सकता है लोन। पहले जो 80 लाख का ले सकता था, वो 1 करोड़ का लोन ले पाएगा। ईएमआई ही सारी चीजों को कंट्रोल कर पाता है, उसकी बाइंग पावर को बढ़ाता है। अगर वो लोअर जाता है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जितना वो हाई जाएगा उसकी बाइंग कैपेसिटी उतनी लो हो जाएगी करके। तो सेंटीमेंट वाइज बहुत अच्छा मार्केट है, बायर्स मार्केट है। लोगों को इससे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है। मतलब जो आप यू कैन सी दीज थिंग्स इन द वॉल्यूम। लास्ट 2 साल का जो सेल्स वॉल्यूम है, वो इंक्रीज भी इसी वजह से हुआ है कि रेपो रेट बहुत लो था। ये बहुत बड़ा पार्ट था उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने में। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ड्यूटी वगैरह के ऊपर भी थोड़ी सी सहूलियत दी थी, वो भी है उसका पार्ट, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि रेपो रेट कम था और लोगों को बहुत कम दरों पर लोन मिल पा रहा था, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही थी। तो वो बड़े घर का सपना देख सकते थे, और लोगों ने किया भी है, खरीदा भी है। આપણે આજે જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે કે જે રેપો રેટ નથી વધ્યો, જે હોમ લોન અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઐતિહાસિક નીચલા સ્તરોએ ચાલી રહી છે, એ ગ્રાહકો માટે સારી વસ્તુ છે, પરંતુ અમુક ખર્ચ જે હવે અહીંયા આગળથી વધતા દેખાઈ રહ્યા છે હોમ બાયની અંદર,
એના ઉપર ખાસ નજર રાખવાની રહેશે. જે રીતે આપણે આ ચર્ચામાં સમજી રહ્યા છે કે સૌથી મોટું જે છે ઘર ખરીદવાના નિર્ણય માટેનું જે પગલું હોય છે કે જે લોકોએ નિર્ણય લેવાનો હોય છે એનો સૌથી મોટો આધાર જે હોય છે એ વ્યક્તિની ખરીદવાની ક્ષમતા, પોતાની જે બજેટ છે એ મહત્વનું રહેતું હોય છે, ઈએમઆઈની રકમ મહત્વની રહેતી હોય છે. તો આના ઉપર આ જે અસર છે તે અહીંયા આગળથી આપણે આવતી જોઈ રહ્યા છે. હવે જે રિયલ એસ્ટેટની સામે કે ખાસ કરીને ડેવલપર્સની સામે જે સૌથી મોટી સમસ્યા જે અત્યારે આપણે દેખાઈ રહી છે એ છે કોમોડિટીની કિંમતોની અંદર ધરખમ વધારો થયો છે. અને જે રીતે આપણે પાછલા એકાદ મહિનાથી જે રશિયા યુક્રેન વચ્ચેની સ્થિતિ સર્જાઈ છે ત્યારબાદ તો કોમોડિટીની કિંમતોની અંદર આપણે મોટી રેલી જોઈ છે. આ ઉપરાંત પણ સિમેન્ટ હોય કે ફ્યુલની કિંમત હોય, બધી જ કિંમતો આપણે વધતી જોઈ રહ્યા છે. तो ऋषभ जी, ये सारी जो कीमतें हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है और डेवलपर के लिए ये कितना मुश्किल स्थितियां बन सकती है? तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ टुडेज सिनेरियो जहाँ पे एक वॉर सिचुएशन है. एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है. हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये सिचुएशन है, हम लोग कॉस्ट अगर उसको अब्सॉर्ब कर पाए, कस्टमर को बेनिफिट दे पाए, तो मार्केट जिस तरह से चल रही है उतना स्टेबल रहेगी. थोड़ा बहुत शायद कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन करना पड़े. दैट ऑल्सो इवन द कस्टमर अंडरस्टैंड्स. कस्टमर को पता है कि ये स्थिति है जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, और अगर डेवलपर को उनकी पोजेशन टाइम पर देनी है तो उनको ये थोड़ा बहुत कॉस्ट जो उनके खाते में शायद मेरे ख्याल से 2 या 3% के आसपास आएगा. अगर आप एमएमआर मुंबई रीजन देखें, यही सेम चीज अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में देखें तो शायद थोड़ा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है. एंड बिकॉज द मार्जिन्स आर वेरी स्लिम, इट अफेक्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट. बिकॉज क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो शायद प्रोजेक्ट के 6-8 महीने के पहले, प्रोजेक्ट चालू करने के 6-8 महीने के पहले कैलकुलेट करते हैं. तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये सडन इंक्रीज इज द प्रॉब्लम. It is not कि increase हो रहा है gradually. ये sudden increase is where the developer faces a challenge कि ये आज का increase कितने time तक रहेगा, ये uncertainty. तो मैं नहीं सोचता कि ये इतना लंबा समय तक टिकेगा ये cost. It will come down. Government will take positive measures कि ये वापस पुराने levels पे आ जाए and keep the real estate market going. बिकॉज यू नो रियल एस्टेट मार्केट की वजह से कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट बनती है. ये तो आप जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल इंडिया में सेकंड हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है. तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट एक थोड़े टाइम के लिए है एंड इट विल सबसाइड ओवर टाइम. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ છે અહીંયા આગળથી કોમોડિટીની કોસ્ટ વધી રહી છે એને કારણે જે બાંધકામ ખર્ચ, કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ વધી રહી છે, ડેવલપર માટે લગભગ 20% જેટલી વધી રહી છે અને ગ્રાહકો સુધી થોડું અબ્ઝોર્બ કરે છે તો પણ 2% જેવું મુંબઈ એમએમઆર રિજનની અંદર પાસ થઈ શકે છે. એ અહીંયા આગળથી આપણે સમજી શકીએ છીએ. આ ચર્ચાને આપણે આગળ ચાલી રાખીશું, પરંતુ હાલ મારે લેવો પડશે એક નાનકડો વિરામ. લઈ લઈએ નાનકડો વિરામ અને ઝડપથી પાછા આવીને આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. પ્રોપર્ટી ગુરુમાં વિરામ બાદ આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. અને આપણે આજે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ રિયલ એસ્ટેટ પર અસર કરનારા વિવિધ પરિબળો છે, જેમ કે રેડી રેકનર રેટ વધ્યા છે એ અંગેની આપણે ચર્ચા કરી. આરબીઆઈ પોલિસીની અંદર, રેપો રેટની અંદર કોઈ ચેન્જ નથી અંગેની આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. અને હવે આપણે વધતી કોમોડિટીની કિંમતો અને વધતી કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આપણે ऋषभ जी जोड़े बात करी है. હવે प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, जो कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, इससे कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता हुआ आप देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें आपको नजर आ रही है, डेवलपर्स के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ रही है? सो अफोर्डेबल सेगमेंट जिसको हम केटर करते हैं वहां पे इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप पूछे तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट, राइट? यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. बट व्हेन वी एडवाइज आवर डेवलपर्स, हम उनको एक ही चीज कहते हैं कि यू नो दिस इज अ टाइम वेयर वी नीड टू बी मोर एफिशिएंट, राइट? We need to be more efficient in our construction. We need to be more efficient in our
planning, right, so that the cost can be controlled. And the most important is the biggest place where I think ये efficiency ला सकते हैं है कि जहां पर हम ब्याज दर को कंट्रोल कर सके. जैसे डेवलपर का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रिलेटेड जो कॉस्ट होता है, दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट. इफ द डेवलपर कैन सेल एंड रियलाइज द मनी इन टाइम, वो जो पैसा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो पैसा है, अगर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सामने ये जो राइज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कैन बी मिटिगेटेड इजीली. एंड उसकी वजह से कस्टमर के ऊपर उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ये जो राइज इन कॉस्ट का इम्पैक्ट है कस्टमर को पास ऑन करेंगे, तो द मार्केट विल डेफिनेटली स्लो डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डेवलपर टू मेक श्योर कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में प्राइस बढ़ा है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम दूसरी जगहों पे एफिशिएंसी लाए और कॉस्ट सेव करें, सो दैट द वेफर थिन मार्जिन रिमेन्स दैट मच. क्योंकि अगर मार्जिन ही नहीं रहेगा तो कोई बिल्डिंग ही नहीं बनाएगा. दैट्स द होल पॉइंट. જી, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે સમજી રહ્યા છે, અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટને અહીંયા આગળ વધતી કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટને ખાસો એવો માર પડી રહ્યો છે, પરંતુ જે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી કે ડેવલપર દ્વારા જે કન્સ્ટ્રક્શન ફાઇનાન્સને મેનેજ કરવામાં આવી શકે, તો અહીંયા આગળથી કંઈક આ જે વધતી કોસ્ટ છે એનો સામનો કરી શકાય છે, નહીંતર અહીંયા આગળથી થોડી મુશ્કેલીઓ બનતી દેખાઈ રહી છે. વિજયજી, आप किस तरीके से इस स्थिति को देख रहे हैं? कितना मुश्किल है यहाँ से ये कॉस्ट बढ़ने से आती हुई आपको दिख रही है? डेफिनेटली कॉस्ट तो बड़ी है. रॉ मटेरियल कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट ओनली सीमेंट स्टील वगैरह ये डबल फोल्ड 2 फोल्ड्स बढ़ चुकी है आज के डेट में. जैसा कि ऋषभ जी ने कहा, ये टेम्परेरी फिनोमिना है, बट कंस्ट्रक्शन तो चालू रखना है, टाइम पे पोजीशन देना है. ये सारी चीजों को देखते हुए जो कॉस्ट में इनपुट कॉस्ट बढ़ी गई है, लोगों की खरीदना तो पड़ेगा ही मटेरियल आज के डेट में, क्योंकि प्रोजेक्ट को डिले नहीं किया जा सकता. तो बिल्डर कहीं ना कहीं इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर, डेवलपर सारे इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. राइटली सेड बाय प्रतीक जी की कहीं ना कहीं पे इसको कहीं और जगह से, किसी जगह से उसको मिनिमाइज कर सके, कहीं पे कोई कॉस्ट को कम कर सके. जैसे बोरोइंग कॉस्ट है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ सहूलियत मिल सके जहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट लो हो सके, ऐसा कुछ करके भी उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है. बट हाँ, हैविंग सेड दैट, कॉस्ट तो बड़ी है. कॉस्ट और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी है. लेकिन आप एमएमआर रीजन में जहां पर लोग हाई रेट पे बेच रहे हैं, वहां पर तो एब्जॉर्ब किया जा सकता है. अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन वेरी थिन मार्जिन, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट बहुत इमीडिएटली दिखेगा आपको. अगर वो उस तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, जैसे प्रतीक जी ने कहा कि बाकी सब चीजों में एडजस्ट करके या कहीं कम कर उसको एडजस्ट किया जाए, एब्जॉर्ब किया जा सकता है. बट अगर नहीं हो पाया और ये कंटिन्यूटी में रहा, ये प्राइसेस अगर कंट्रोल और नहीं हुई 6-7 महीना या 8 महीने तक, तो फिर इसकी कॉस्ट का इम्पैक्ट आपको प्राइसेस में दिखने लग जाएगा इमीडिएटली इन एन अफोर्डेबल सेगमेंट. वेर इन एमएमआर रीजन तक आते आते इसको थोड़ा टाइम लगेगा. बट हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकाल के देगी, क्योंकि हर वक्त गवर्नमेंट ने साथ दिया है बिल्डर लोगों का, मतलब डेवलपर्स का. जैसे लास्ट ईयर भी जब कोविड था या कोविड के बाद में जब इम्प्रूवमेंट होने लगा, तो गवर्नमेंट ने हमेशा कुछ ना कुछ एसओपीज वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं. तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट अगर ये कंटिन्यूटी में रहता है, तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली हेल्प द डेवलपर्स लॉबी आल्सो इन डूइंग. જી, તો જે સમસ્યાઓ છે, પડકારો છે, એનો સામનો કરવા માટે સરકાર પાસેથી પણ અમુક અપેક્ષાઓ તો હંમેશા रहती જ હોય છે. ऋषभ जी, आप नरेडको से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इन सारी परेशानियों से, पड़कारों के सामना करने के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आपने उनको कुछ मदद के लिए पूछा है? क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? आज का अगर सिनारियो देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे काम किए. उन्होंने रेपो रेट नहीं बढ़ाकर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में फैला दिया है कि आप आज भी अपना घर खरीद सकते हैं. और ये जो रेट है आज की तारीख का होम लोन रेट, that has been not seen in the last 10 years. In last 10 years इतना लो रेट जिंदगी में कभी नहीं आया और शायद आगे वापस नहीं मिले. तो ये एक सेंटिमेंट जो उन्होंने बनाया है, आई वुड रियली लाइक टू प्रेज देम फॉर दिस. When it comes to what other demands the real estate industry has is तो सबसे बड़ी चीज है जीएसटी का क्रेडिट मिलना, जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज को ये सहूलियत है सिवाय के रियल एस्टेट डेवलपर्स को.
तो मेरे और हमारे तरफ से एक ही एक चीज है कि जीएसटी का क्रेडिट कहीं ना कहीं पे डेवलपर को मिलना चाहिए सो दैट ही कैन पास ऑन दैट बेनिफिट टू द बायर. ઓકે તો જીએસટીને લગતા બેનિફિટ અહીંયા આગળથી ઇન્ડસ્ટ્રીની માંગ છે કે એના ઉપર સરકાર ધ્યાન આપે. प्रतीक जी, आप आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कहाँ कुछ राहत दी जा सकती है डेवलपर्स को? मेरे लिए टू वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एज आई कम फ्रॉम द सेल्स साइड एंड द मार्केटिंग साइड, तो मेरे लिए कस्टमर थोड़ा ज्यादा इस टाइम पे सेंटर ऑफ चीज पे है. एंड आई वुड से पीएमएवाई स्कीम जो थी, विच वाज अ विनर इन अ लॉट ऑफ केसेस, उसको एट प्रेजेंट बंद कर दिया गया है. एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि अगर आप उस चीज को एक्सटेंड कर सके या उस चीज को फिर से चालू कर सके, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग में. हर कस्टमर जो घर खरीद रहा है, जो पहला घर खरीद रहा है, उसको 2.67 लाख तक का रिबेट मिलता है. इट्स एज गुड एज आप उसको इंसेंटिव दे रहे हैं घर खरीदने के. एंड एक बायर सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव होता था. हमने देखा है लोग घर खरीदते थे इस हिसाब से कि चलो भाई हमें 2.5 लाख रुपए तो रिटर्न मिल जाए. सो अगर पीएमएवाई स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं, इट विल बी अ बिग बूस्ट टू द अफोर्डेबल सेक्टर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स. જી, તો પીએમએવાયને કન્ટિન્યુ કરવામાં આવે એવી પણ એક રજૂઆત અહીંયા આગળથી થતી દેખાઈ રહી છે. विजय जी, आपसे भी जानना चाहूंगी आपकी क्या अपेक्षा है, और क्योंकि अब हमारे पास समय थोड़ा कम बच रहा है तो मैं आपसे और एक सवाल भी पूछ लेती हूँ कि क्या ये पूरे सिनारियो को देखते हुए होम बायर्स की तरफ से आती हुई डिमांड को हम कम होती हुई देख पाएंगे? पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको. ऑब्वियसली गवर्नमेंट से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है. गवर्नमेंट ने हमेशा किया भी है अपने को, हर समय उन्होंने कुछ ना कुछ सहूलियत दी है. जैसे कि कोविड के टाइम पे उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस की थी. सो अभी की एक्सपेक्टेशन ऐसी है, जैसे ऋषभ जी ने कहा कि जीएसटी क्रेडिट मिल जाए तो वो सामने उनको पास ऑन किया जा सकता है, विच विल रिड्यूस द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ बाइंग, मतलब लोगों की, कस्टमर की. और उसके अलावा पीएमवाई, जैसा प्रतीक जी ने कहा, अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है. थर्डली, अगर रियल स्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिल सकता है तो बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, विच विल अगेन अल्टीमेटली रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी तो वो पास ऑन हो जाएगी बायर्स को. तो ये कुछ 3 मुद्दे हैं जिनको देखते हुए मुझे लगता है कि अपने को फायदा होगा. अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि बायर का इम्पैक्ट, डिमांड, एज यू सी, कोविड के दौरान भी डिमांड तो हमेशा थी. घर की जरूरत तो है ही है लोगों को. तो डिमांड थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, लेकिन इट इज ऑलवेज अ बायर्स मार्केट. आई बिलीव लोग घर लेते ही रहते हैं. तो आई डोंट सी इमीडिएट स्लगनेस इन द मार्केट ड्यू टू दीज इम्पैक्ट्स. ये तो टेम्परेरी फेज है विच विल क्रॉस अप. और आज भी वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो अच्छे ही हो रहे हैं. हाँ, अब ये जो ड्यूटी बढ़ी है, अभी इमीडिएटली जो सेस वगैरह गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, मेट्रो सेस, 1% ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी जो कस्टमर के ऊपर बर्डन आ गया है, इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर तक अपने को पता चलेगा. बट इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पैक्ट आने वाला है. 1% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. ऋषभ जी और प्रतीक जी, आप दोनों से मेरा आखिरी एक सवाल है. आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेट्रो सेस भी आया है और जो भी कॉस्ट बढ़ती देख रहे हैं, इससे क्या ये जो बायर मार्केट अभी भी है, या ये बायर्स मार्केट का एंड पे हम लोग आके रुके हैं? जी ऋषभ जी. जैसा कि विशाल जी ने कहा, आई डोंट थिंक कि ये कहीं पे स्लगिश होने की चांस है या है. डिमांड इज ऑलवेज देयर. एंड मेरे एक ये आपका क्वेश्चन इतना फिलोसॉफिकल है, तो मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बताता हूँ उसको कि बायर मार्केट हो या सेलर मार्केट हो, market only survives if the show is going on. So for me, the show must go on. Okay. प्रतीक जी, आपकी राय? Very well said. In fact, I would like to add to this. I would say that buyer's market is today, and this is going to only grow from here. उसका एक बहुत 3 simple reason है उसके, जो मैं समझता हूँ. पहला reason ये है कि आज जो interest rates है, वो lowest है. इससे नीचे lowest interest rates आज तक कभी हुए नहीं है, तो this is a perfect time for a buyer to buy. सेकेंड पॉइंट है, एवरी डेवलपर इज गिविंग यू बेस्ट स्कीम्स. कहीं पे 595 है, कहीं पे 1095 है, कहीं पे लो डाउन पेमेंट है, कहीं पे नो डाउन पेमेंट. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम है प्लस सिक्योर्ड है.
एंड थर्ड पॉइंट जो मैं समझता हूं वो ये है कि देयर इज सो मच सप्लाई इन द मार्केट कि द बायर हैज द बेस्ट चॉइस. सो इससे बेटर मौका नहीं है किसी भी बायर के लिए खरीदने के लिए, एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी द डिमांड इज गोइंग ऑन एंड द शो इज गोइंग ऑन एज ऋषभ सेड. जी, तो एक बहुत ही रसप्रद चर्चा रही है। आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये आपकी राय साझा करने. તો આ સાથે જ આજના પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.